हाय एवरीवन, हाउ आर यू। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो मेथड ऑफ चार्जिंग से शुरू करेंगे हम लोग डिस्कशन, और फिर हम कूलम्स लॉ की तरफ एंटर करेंगे। अभी तक जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था उसमें हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था चार्जेस से, कि चार्ज होते क्या हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक कोज है वो चार्ज है। इलेक्ट्रिकल फिनोमेना, मैग्नेटिक फिनोमेना चार्जेस की वजह से होता है। चार्ज का नेचर किस तरीके का होता है। फिर चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज एडिटिव होता है, स्केलर क्वांटिटी है या इनवेरिएंट है चार्ज, या आप बात करेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है, प्रॉपर्टी है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो Q इक्वल टू प्लस माइनस एनी। उस पर क्वेश्चन भी देखा था, आज भी हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। बट अब हमारा जो डिस्कशन जाता है वो आता है कि चार्जिंग किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है, कि चार्जिंग होती कैसे है किसी बॉडी पे, ठीक है। तो हमारे जो कोर्स में मेथड्स ऑफ चार्जिंग है उसमें हमारे पास 3 मेथड्स हैं, ठीक है। पहला मेथड कहता है कि चार्जिंग को करने के लिए हम फ्रिक्शन का यूज़ कर सकते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फिर एक मेथड है जिसमें हम बोलते हैं कि चार्जिंग कंडक्शन से भी हो सकती है, बाय कंडक्शन मेथड। एंड एक और मेथड है जिसमें चार्जिंग इंडक्शन मेथड से भी हो सकती है, ठीक है। सो देयर आर 3 मेथड्स विच वी विल बी यूजिंग। किसके लिए? चार्जिंग के लिए, कि किसी बॉडी पे चार्ज कैसे आता है, क्योंकि बहुत बच्चों के दिमाग में ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन आ सकता है कि चार्ज किसी बॉडी पर आएगा कब। देखो, वैसे तो चार्ज बॉडी के अंदर रहता ही है, बट होता क्या है कि न्यूट्रल बॉडी में जितना नेगेटिव चार्ज रहता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो नेट चार्ज नहीं होता है। कोई भी एटम है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। अब तो ओवरऑल तो वो न्यूट्रल हो गया, चार्ज जीरो हो गया ओवरऑल चार्ज। अब अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है, या तो क्या करो, इलेक्ट्रॉन को निकालो या प्रोटॉन को निकालो, ताकि डिसबैलेंस हो। प्रोटॉन को तो निकाल नहीं सकते क्योंकि वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो इलेक्ट्रॉन को ही निकाला जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो वो कहीं जाएगा दूसरी बॉडी पे, कोई उसको गेन करेगा, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा नेट। अब वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, ये 3 मेथड है इलेक्ट्रॉन को या किसी चार्ज को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो पहले देखते हैं, सबसे पहले है फर्स्ट मेथड, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन पे चार्जिंग कैसे करते हैं? पिछली क्लास में भी हमने जो पिछले सेशन में हमने देखा था कि चार्जिंग जो है कैसे कैसे हो अचीव कर सकते हैं हम लोग। हमने ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ का एग्जांपल लिया था, और वही चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहलाता है। होता क्या है कि व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर, व्हेन दे आर रब टुगेदर, देन ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन देम, उसमें जो फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से क्या होगा, हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और हमने ये भी देखा था कि कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा, वो हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी, ठीक है। तो इस केस में होता क्या है कि इस केस में जब इन दोनों को व्हेन दे आर रब टुगेदर, अगर इनको आप ऐसा करोगे तो व्हाट विल हैपन, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल अकर। यहां से जो इलेक्ट्रॉन है ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे तो यहां पर क्या आने लगेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, ठीक है। ये ग्लास रोड भी हो सकती है, ये एबोनाइट रोड भी हो सकती है, ठीक है। ये सिल्क क्लॉथ है तो सिल्क क्लॉथ के ऊपर गेन आएगा, ठीक है। यहाँ पे गेन होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये गेन करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे आता है फ्रिक्शन। तो बेसिक फंडामेंटल है कि भाई दो चीज़ों को रब करिए, उससे होगा क्या, हीट जनरेट होगी। हीट जो है, कोई दोनों बॉडी क्योंकि कांटेक्ट में ही है तो हीट एब्जॉर्ब करेंगी, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। कुछ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये बहुत सिंपल मेथड है, इसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं होती है। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो इसमें मैं 3 केसेस को डील करता हूं, जो ही 3 केसेस आपको जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है।
देखिए पहला क्या ले लेते हैं, मान लीजिए जनरल बॉडी नहीं ले रहा हूं मैं, स्फेरिकल बॉडी ही ले रहा हूं, ठीक है। वो भी यही ट्रेंड बाकी जनरल बॉडी के लिए भी फॉलो होता है। अब होगा क्या कि दो मैंने आइडेंटिकल स्फीयर लिए, स्फीयर की क्या प्रॉपर्टी है कि वो कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। और एक लिया मैंने एक लिया चार्ज स्फीयर, ये चार्ज है, ठीक है, दिस वन इज चार्ज स्फीयर, और वो क्या है, अनचार्ज्ड है। अब मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, आइडेंटिकल है, आर रेडियस कंडक्टिंग इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखे हैं तो चार्ज कहीं नहीं जा सकता, चार्ज इसके ऊपर क्यू नोट था, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। तो जैसे ही आप इनको एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करते हो, तो ये जो ये वायर है ये कंडक्टिंग वायर है, मतलब चार्ज का ट्रांसफर अलाउ है, इसके थ्रू चार्ज जा सकता है। तो एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू अगर इनको ज्वाइन कर दिया तो होगा क्या, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्जेस का, ये क्यू नोट जो है दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं तो दोनों पे क्यू नोट बाई टू और क्यू नोट बाई टू चार्ज आ जाएगा जैसे ही आप इनको कनेक्ट करते हो। और ये चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट कब तक होता है, जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाते। पोटेंशियल आपने 10th क्लास में एक वर्ड सुना होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ऐसा कुछ वर्ड सुना होगा, बट इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में प्रॉपरली डील करने वाले हैं। बट हाँ, आपने एक बात तो जरूर पढ़ी होगी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली यहाँ का पोटेंशियल हाई रहा होगा और यहाँ का लो रहा होगा, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक मूव करता है। कब तक मूव करेगा, जब तक दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते और फिर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो आइडेंटिकल स्फीयर के केस में दोनों पे चार्ज इक्वल आ जाएगा, क्यू नोट बाई टू। सर कुछ और क्यों नहीं आया, क्योंकि चार्ज को कंजर्व भी तो रहना है। तो टोटल चार्ज इनिशियल जितना था, ठीक है, तो जो टोटल चार्ज इनिशियल था वो हमेशा टोटल चार्ज फाइनल के बराबर तो रहेगा, ठीक है। अगर ये मान लीजिए Q1 है और वो Q2 है, तो बेसिकली इनिशियल चार्ज कितना था, आप बोलेंगे कि सर इधर तो एक पे चार्ज क्यू नोट था, एक पे जीरो था, उन दोनों पे मान लीजिए कितना चार्ज आया क्यू डैश, तो दूसरे वाले पे भी कितना आएगा क्यू डैश, दोनों आइडेंटिकल हैं तो दोनों पे सेम आएगा। सो यू विल राइट 2Q डैश इक्वल टू क्यू नोट। तो आप यहाँ से डिराइव भी कर सकते हो कि हाँ सर ये जो क्यू डैश आएगा वो क्यू नोट बाई टू आएगा। तो ये जो है ये सपोज क्यू डैश है, इट वुड बी इक्वल टू दिस वैल्यू, एंड दिस इज ऑल्सो क्यू डैश, इट इज इक्वल टू क्यू नोट बाई टू। तो ये छोटा सा डेरिवेशन भी आप ले सकते हो इसके लिए, समझ आए। तो आप इसको ऐसे डिराइव कर सकते हो। अगर बात की जाए दूसरे केस की, इसमें मैं क्या करता हूं कि भाई देखो दोनों चार्ज स्फीयर है, Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, दोनों पे कुछ चार्ज है, दोनों कुछ पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा भी हो सकते हैं ये लोग, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, यहाँ तो मैंने दोनों पॉजिटिव ही लिए हैं। अब अगर इस स्फीयर की बात की जाए, इसमें और इसमें आपको इन दोनों को ज्वाइन करना है। आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो नए चार्जेस क्या होंगे, ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई टू, Q1 प्लस Q2 बाई टू। तो जो नया चार्ज आएगा यहाँ पे Q डैश, और यहाँ पे जो चार्ज आएगा Q डैश, वो कितना आएगा Q1 प्लस Q2 बाई टू। ये दोनों का जो सम है वो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली, ठीक है। कैसे आ रहा है ये भी, वही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप लिखेंगे Q इनिशियल इज इक्वल टू Q फाइनल। चार्ज इनिशियली है कितना था सिस्टम में, अब पूरे सिस्टम की बात करेंगे, दोनों सिस्टम मिला करके जितना इनिशियल चार्ज था वो कितना था। आप बोलेंगे कि सर इधर तो इनिशियली चार्ज कितना था, आप बोलेंगे कि सर Q1 था और इधर कितना था Q2 था, दोनों का मिला करके इस केस में। और फाइनल केस में दोनों पे कितना था Q डैश और उस पर भी कितना था Q डैश, दोनों पे सेम चार्ज आएगा। तो यहाँ से आप वैल्यू अगर निकालोगे तो यू विल फाइंड Q डैश वुड बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाय टू। और नेगेटिव चार्ज होगा, अगर Q1 और Q2 में से कोई नेगेटिव हो गया तो उसको नेगेटिव भी पुट करना है, ये भी ध्यान रखना है। Q1 और Q2 में कोई भी नेगेटिव होगा तो पुट इट नेगेटिव, ठीक है, ये आ जाएगा। इससे भी एक केस आगे बढ़ते हैं कि सर अगर अनआइडेंटिकल स्फीयर हुए, अगर स्फीयर आपके अनआइडेंटिकल हुए कि यहाँ पे R1 रेडियस है और यहाँ R2 रेडियस है, कंडक्टिंग स्फीयर है
और दोनों को एक वायर से ज्वाइन कर दिया, कंडक्टिंग वायर ऑब्वियसली, ताकि चार्ज फ्लो कर सके। तो फाइनल चार्ज यहाँ पर आ जाएगा कुछ Q1 डैश, और यहाँ पर वो चार्ज आ जाएगा Q2 डैश, Q1 डैश और इधर आ जाएगा Q2 डैश। फिर बोला जा रहा है कि अब इन दोनों की वैल्यू बताइए। तो हमारे पास वही मेथड है कि भाई देखिए सर, चार्ज जितना इनिशियल होगा सिस्टम में उतना ही चार्ज फाइनल होगा। तो एक इक्वेशन बना सकते हो Q1 प्लस Q2, जितना इनिशियल चार्जेस था, ये वाली इक्वेशन बना सकते हो। और एक इक्वेशन यहाँ से भी बन सकती है, यहाँ से क्या होगा Q1 डैश प्लस Q2 डैश, जो यहाँ दिख रहा है आपको कि दोनों का जो सम है यहाँ फाइनली और दोनों का जो सम है इनिशियली वो दोनों बराबर होंगे। तो यू कैन से कि चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि सर इक्वालिटी ऑफ पोटेंशियल, कब तक चार्ज फ्लो करेगा, कब तक चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो फाइनली एट फाइनल स्टेज की बात कर रहा हूं, एट फाइनल स्टेज इक्वालिटी ऑफ पोटेंशियल अगर हम करेंगे तो V1 शुड बी इक्वल टू V2, दैट मीन्स के Q1 डैश अपॉन R1। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से, कि जो पोटेंशियल होता है स्फेरिकल चार्ज के लिए वो होता है KQ/R रेडियस। पोटेंशियल का फॉर्मूला जो है ये होता है KQ/R। तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना आएगा KQ1 डैश बाई R1, और उसका कितना आएगा KQ डैश बाई R2। और K क्या है, K कोई कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, जो कि हमें थोड़ी देर बाद पता चल जाएगी। तो ये K और K तो कैंसिल ही हो गया। तो आपके पास एक रिलेशन हो रहा है Q1 डैश अपॉन R1 अपॉन Q2 डैश अपॉन R2। तो एक रिलेशन यहाँ पर है आपके पास, एक रिलेशन ये है, और एक रिलेशन आपके पास यहाँ से आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो आपको क्या करना है, 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इसमें क्या करिए, सॉल्व टुगेदर फॉर, किसके लिए करिए, Q1 डैश एंड Q2 डैश, ताकि ये दोनों चार्जेस आपको पता चल जाए। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एक साथ सोल्व कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा Q1 डैश और Q2 डैश। राइट, कैसे करते हैं सोल्व, आपके पास डिफरेंट मेथड रहते हैं। यहाँ से Q1 डैश का वैल्यू निकालिए, इसमें पुट कर दीजिए, या फिर यहाँ से Q1 डैश का वैल्यू निकालिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड भी रहता है, इसको एलिमिनेट कर दीजिए किसी एक को। तो जितने भी आपने 9th-10th में मेथड सीखे हैं एलिमिनेट करने के, सब्स्टिट्यूट करने के लिए, या उससे 11th में सीखे होंगे, तो वो मेथड यहाँ यूज कर सकते हो। समझ आया? तो ये दो इक्वेशन आप हमेशा बनाओगे, कब, जब भी अनआइडेंटिकल स्फीयर्स की केस आएगी। समझ आया? तो आपका जो है सिनेरियो क्लियर हो गया। क्या 3 केसेस हैं, आइडेंटिकल स्फीयर, चार्ज अनचार्ज्ड, आइडेंटिकल स्फीयर बट दोनों चार्ज्ड, और तीसरा केस क्या रहेगा, यू विल से सर अनआइडेंटिकल स्फीयर, दोनों के ऊपर चार्ज है, एक R1 रेडियस है, एक R2 रेडियस है। तो ये दोनों इक्वेशन बनाओगे और सोल्व करोगे। गॉट माई पॉइंट? तो ये होता है कंडक्शन से। कंडक्शन से चार्ज क्यों किया जाएगा, देखो कंडक्शन से कैसे आ गया सर चार्ज, चार्जिंग बाय कंडक्शन से ही तो हो रही है, कंडक्शन से चार्जेस बदल रहे हैं। ये अनचार्ज स्फीयर को एक कंडक्शन से, वायर से जोड़ दिया, तो कंडक्टिंग मटेरियल आपको देना है। कंडक्शन क्या पाथ करता है, चार्ज के मोशन को अलाउ करता है। ठीक है, कंडक्शन चार्ज के मोशन को अलाउ करता है। कंडक्टर के अंदर वो फ्री पाथ इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाता है, जिससे वो ट्रांसफर हो सकते हैं, गेन भी हो सकता है और लूज भी हो सकता है। ठीक है, तो दैट्स वाई कंडक्टिंग वायर, या दोनों को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लेके आओ या वायर के थ्रू जोड़ दीजिए, दोनों बात सेम होती है कि जोड़ना है। कंडक्टर से कंडक्टर का पाथ मिल जाए कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, तो आपको जो है चार्जिंग बाय कंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक केस रहता है। फिर आपका आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, ये ग्लास रोड ले लीजिए या एबोनाइट रोड ले लीजिए। सपोज आपने एक ग्लास रोड को फ्रिक्शन से चार्ज किया। ठीक है, अब क्या करिए, एक अनचार्ज स्फीयर है, अभी ये दोनों बहुत दूर है। ठीक है, ये दोनों बहुत दूर है,
अब होगा क्या, इनिशियली दे आर वेरी फार अवे, तो इसका कोई भी उस पर इन्फ्लुएंस हो नहीं रहा है, बट जैसे ही उसको पास लेके आओगे, इसी ग्लास रोड को इसके पास लेके आओगे, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसके अंदर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपनी तरफ खींच लेगा। तो अगर ये प्लस क्यू चार्ज हुआ, तो ये माइनस क्यू चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा उधर से, एकदम इंड्यूस्ड चार्ज। इनको क्या बोला जाता है, ये दीज आर कॉल्ड इंड्यूस्ड चार्जेस, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, बस थोड़ी देर के लिए अपीयर हुए, इंड्यूस्ड चार्जेस। और ये कहां से आए हैं, ये वो चार्जेस हैं जो किसकी वजह से आए थे, फ्रिक्शन की वजह से, जो फ्रिक्शन से रब किया था आपने, और फिर यहां पर इस जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ उसको इसके पास लेके आए, तो इंड्यूस्ड चार्जेस आए, और ये वाले भी इंड्यूस्ड चार्जेस ही हैं। अब नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया उधर, माइनस क्यू प्लस क्यू, क्योंकि जितना चार्ज इधर शिफ्ट होगा उतना ही वहां पे एक्सेस भी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 10 कूलम नेगेटिव, -10 कूलम इधर अपीयर हुआ, तो उधर +10 कूलम। ओवरऑल अभी भी चार्ज कितना है, क्योंकि इंसुलेटिंग स्टैंड है तो चार्ज कहीं जा नहीं सकता, ओवरऑल अभी भी चार्ज 0 है, बट इधर -10 उधर +10। अगर पूरे मटेरियल पे देखेंगे तो आपको मिलेगा कि हाँ, ओवरऑल चार्ज अभी भी 0 ही है। ठीक है, फिर क्या करिए सर, हम एक काम कर सकते हैं, इधर वाली साइड को ना अर्थिंग कर दीजिए, इसको बोलते हैं अर्थिंग। ये सिंबल कभी दिखे तो अर्थिंग मतलब होता है इसका, मतलब उसको अर्थ से कनेक्ट कर दो। ठीक है, उस चीज को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो अगर आप जैसे ही की को क्लोज करोगे, यहां पे की क्लोज्ड, तो होगा क्या, यहां का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ को ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर ऐसा बोल दीजिए अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, अर्थ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का सप्लाई करेगा ताकि ये चार्ज न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, बट ये वाला चार्ज कहीं नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो इसने होल्ड करके रखा हुआ है। फिर क्या कीजिए, अभी वो तो न्यूट्रल हो गया, फिर क्या कीजिए, आप उस वायर को भी हटा दीजिए। यहां पे अब क्या करिए, पहले रिमूव अर्थिंग, बट बाकी सिस्टम को मत छेड़िए। अब अर्थिंग को रिमूव कर दिया, तो बट अभी ये अरेंजमेंट यहीं का यहीं है। फिर क्या कीजिए, फिर से इनके बीच का सेपरेशन फिर से बढ़ा दीजिए, इंक्रीज सेपरेशन अगेन, तो ये फिर से दूर दूर चले गए। अगर आप इनको फिर से दूर दूर ले जाते हो, इसको उधर ले जाते हो, इसको उधर ले जाते हो, तो क्या हो जाएगा, ये तो उधर चला गया, बट ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, अब इसके पास यहाँ रुके रहने का क्या तरीका, कोई यहाँ इंसेंटिव तो है नहीं इसके पास रुके रहने का, फिर से ये पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि आपस में तो नेगेटिव रिपेल ही करते हैं ना, तो वो दूर दूर हो जाएंगे, दूर होने की कोशिश करेंगे। समझ आया, तो फाइनली इसके ऊपर देखो, अब आपको ये इंड्यूस चार्ज थे, ये इंड्यूस चार्जेस थे, तो ये फैल गए ऐसा। तो अगर कोई पूछे कि ये चार्जेस आए कहाँ से, अल्टीमेटली ये नेगेटिव चार्ज आया कहाँ से, ये अर्थ से ही आया है। जो अर्थ ने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए थे वही तो बाहर से चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज जो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज किया था। तो या तो वो बोल दो या ये बोल दो, ये उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं जितने अर्थ ने सप्लाई किए थे, जो अभी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। दोनों बात सेम है। ठीक है, तो ये होते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। अभी इस पे कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे समझ आ जाएगा आप लोगों को। देखिए हम लोग के इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहे हैं, देखिए 2 आइडेंटिकल स्फीयर, ठीक है, एज्यूमिंग कंडक्टिंग है सब कुछ, ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा अगर नहीं दिया हुआ तो, कंडक्टिंग स्फीयर है। 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स A and B आर हैविंग चार्ज +10 कूलम एंड -6 कूलम, दोनों आर टच्ड विद ईच अदर, उन दोनों को एक दूसरे से टच किया। मतलब हमारे पास एक स्फीयर है A, ठीक है, और इसके ऊपर कितना चार्ज है, R रेडियस, और दूसरा स्फीयर भी है B, उसका भी रेडियस सेम है, R रेडियस, कंडक्टिंग है। इसके ऊपर जो चार्ज है वो है +10 कूलम और इसके ऊपर चार्ज है -6 कूलम। अब इन दोनों को टच कर दिया एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो ये स्टेप 1 किया। स्टेप 1 क्या किया, इन दोनों को टच किया।
स्टेप 1, इन दोनों को टच कर कांटेक्ट में लेकर के आए, ठीक है, इन दोनों को कांटेक्ट में डायरेक्ट कांटेक्ट कर दो या वायर से जोड़ दो, ऐसा कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, यहाँ पे ए पे कितना चार्ज आएगा और बी पे कितना चार्ज आएगा, बताओ। अब बोलेंगे कि सर Q1 प्लस Q2/2, दोनों का जो टोटल है उसका हाफ इस पे आएगा, हाफ उस पे आएगा। तो यू विल राइट, यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो आएगा 10 - 6/2, क्योंकि चार्ज एडिटिव है तो साइन के साथ करोगे, और यहाँ पे भी कितना आएगा 10 - 6/2। तो बेसिकली ये चार्ज कितना आएगा 4/2, यानी कि 2 कूलम इधर आएगा और यहाँ पे भी कितना आएगा 2 कूलम आएगा। तो मतलब अब दोनों के ऊपर कितना चार्ज आ गया है, ए के ऊपर भी 2 कूलम चार्ज है और बी के ऊपर भी 2 कूलम चार्ज है, +2 कूलम +2 कूलम, ये आ गया। फिर क्या लिखा है, नाउ बी इज कनेक्टेड विद अनदर आइडेंटिकल स्फीयर सी, अनदर आइडेंटिकल स्फीयर सी, एंड देन फाइनली सी इज मेड टू टच विथ स्फीयर ए बिफोर फाइनली सेपरेटिंग देम। तो बोला कि बी के ऊपर कोई चार्ज नहीं, सी के ऊपर चार्ज नहीं दिया हुआ, तो सी को मैं अनचार्ज मान रहा हूं, ठीक है। तो सी एक अनचार्ज स्फीयर है, सी एक अनचार्ज स्फीयर है। अब इन दोनों को ज्वाइन किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। इन दोनों को जैसे ही ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, आप बोलेंगे कि सर इसके ऊपर तो 0 कूलम चार्ज है, कोई चार्ज ही नहीं है। तो इस अब ये जो है 2 कूलम दोनों पे डिवाइड हो जाएगा। तो अब कितना चार्ज बचा इसके ऊपर, सर बी के ऊपर जो चार्ज बचा और सी के ऊपर जो चार्ज बचा वो कितना आया, यहाँ पर भी आया 1 कूलम और यहाँ पर भी आ गया 1 कूलम, राइट। हाफ हाफ डिवाइड हो गया, वो जो टोटल चार्ज था 2 + 0 वो दोनों पे हाफ हाफ डिवाइड हो गया। फिर क्या किया, इनको सेपरेट कर दिया। तो सेपरेट कर दिया मतलब ज्वाइन करने के बाद इनका जो चार्ज है वो हाफ हाफ डिवाइड हो गया, मतलब ये प्रोसेस में अब यहाँ पर पहुंच गए हम लोग। फिर क्या किया, देन फाइनली सी इज मेड टू टच विद स्फीयर ए। अब इस सी को और ए को कनेक्ट किया, अब इन दोनों को कनेक्ट किया, इन दोनों को कनेक्ट किया। बिफोर फाइनली सेपरेटिंग देम फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन दिस ऑल द स्फीयर। तो देखो अब सी को और ए को कनेक्ट किया, तो ए के ऊपर कितना चार्ज था, ए के ऊपर कितना चार्ज था, आप बोलेंगे सर 2 कूलम, और बी के ऊपर कितना चार्ज था, अभी कितना आ चुका है 1 कूलम, और उसमें से यहाँ पे सी के ऊपर भी कितना चार्ज आ चुका है 1 कूलम। अब इन दोनों को कनेक्ट किया, इन दोनों को कनेक्ट करोगे तो ए के ऊपर फाइनल चार्ज बताओ और सी के ऊपर फाइनल चार्ज बताओ। जैसे ही आप इन दोनों को कनेक्ट करते हो ए और सी को, तो आप बोलेंगे कि इन दोनों का चार्ज का सम यहाँ पे कितना आएगा 2 + 1/2, और यहाँ पे कितना आएगा 2 + 1/2। तो यहाँ पे कितना चार्ज आ जाएगा आपका 1.5 कूलम, और यहाँ पे कितना आएगा 1.5 कूलम, और फिर इनको भी सेपरेट कर दिया। तो अब सेपरेट करोगे तो इसका 1.5 कूलम रह जाएगा, ठीक है। सी के ऊपर कितना आ जाएगा 1.5 कूलम, इतना चार्ज आएगा, और बी तो मैंने यहाँ से छेड़ा ही नहीं, उसके बाद तो बी का तो यही रहेगा 1 कूलम। तो ये जो है फाइनल चार्जेस रह जाएंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पास आते हैं जिसमें आप बेसिक कंडक्शन के क्वेश्चन जब करने जाते हो तो यू विल सॉल्व इट लाइक दिस, 1.5 कूलम 1.5 कूलम 1 कूलम ए बी सी, इस तरीके से आप सॉल्व करते हो, समझा। तो एक चीज ये ध्यान रखनी है आप लोगों को। इसके अलावा एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है कि सर अगर आइडेंटिकल स्फीयर ना हो तो क्या होगा। इस पे देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी, 2 कंडक्टिंग स्फीयर है ए एंड बी, हैविंग चार्जेस -12 कूलम एंड +20 कूलम। यानी कि ए के ऊपर कुछ चार्ज है, अभी तो आइडेंटिकल नहीं लिखा ना, नहीं आइडेंटिकल नहीं है, पढ़ लेते हैं पहले पूरा। रिस्पेक्टिव रेडियाई ए का है कितना 5 सेंटीमीटर और बी का दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर। मतलब ए छोटा स्फीयर है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और ये बी बड़ा स्फीयर है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इसके ऊपर चार्ज है आपका -12 कूलम और उसके ऊपर चार्ज है आपका +20 कूलम, ये आ जाएगा। तो जब आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे, ए को और बी को ज्वाइन कर दिया, ए को और बी को ज्वाइन कर दिया, या तो टच कर दीजिए या ज्वाइन कर दीजिए, वायर से कनेक्ट कर दिया, तो आपने यहाँ पर मान लीजिए ये चार्ज आ गया QA और यहाँ पर चार्ज आ गया QB, ठीक है।
जब ज्वाइन करने के बाद। तो हमने ये देखा था 5 सेंटीमीटर और ये है 10 सेंटीमीटर। दो इक्वेशन देखी थी, एक तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से लिख सकते हो आप, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से लिख सकते हो। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जितना चार्ज इनिशियल यहाँ पे था उतना ही चार्ज फाइनल होगा। तो चार्ज कंजर्वेशन से एक इक्वेशन लिखिए, चार्ज कंजर्वेशन, सिस्टम पे बाहर चार्ज नहीं जाएगा, कुछ भी रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जितना चार्ज पहले था -12 + 20, उतना ही चार्ज दोनों का बराबर ही होगा, QA और QB उतना ही होगा मिलके। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी कि जो QA और QB का जो सम है वो 8 होगा, एक इक्वेशन। फिर क्या होगा, यहाँ से एक आपको रेशियो मैंने बताया था QA बाय रेडियस, मतलब मैंने आपको ये बताया था इस टाइम पे क्या होगा, कब स्टॉप होगा, Q1/R1 = Q2/R2, उनके पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, V1 = V2। इसका मतलब ये जो है प्रोसेस तब रुकेगा जब ये रेशियो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो RA कितना है 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे कितना क्या है QB, ये कितना है 10 सेंटीमीटर। तो मुझे यहाँ से एक और रिलेशन मिलेगा कि जो QB है वो ट्वाइस ऑफ QA है, डबल चार्ज होगा उसके ऊपर। तो इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में। तो जब आप ये इक्वेशन में पुट करते हो तो व्हाट डिड यू गेट सर, QA प्लस QB का वैल्यू पुट कर दिया 2QA = 8। सो QA कितना आ गया आपका 8/3। ठीक है, और QB कितना आ गया, इसका डबल, QB कितना आ गया ट्वाइस ऑफ QA, ट्वाइस ऑफ दिस। इतना कूलम ये आ गया और इतना कूलम ये आ गया। तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द टोटल नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इनसाइड 180 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि 180 ग्राम का पानी है, प्योर वाटर है H2O, और उसके अंदर बताइए कि कितने टोटल नेगेटिव चार्ज है, यानी कि कितना टोटल नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो सबसे पहले अगर मुझे उसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पता चल गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को E से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू E, यही टोटल चार्ज होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं, देखो पहले तो आप ढूंढिए नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कितना होगा। तो आप लिखेंगे मास बाय मोलर मास, यही होता है। मास कितना है 180 ग्राम और मोलर मास कितना होता है 18, तो कितना हो गया ये 10 मोल्स। ठीक है, 10 मोल्स है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए पानी के, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 मोल्स ऑफ H2O, कितने मॉलिक्यूल होंगे H2O के, तो आप लिखेंगे 10 × Na, क्योंकि Na क्या होता है एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, और उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल आएंगे, तो इतने मॉलिक्यूल आएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब देखो जब वाटर का मॉलिक्यूल देखते हो तो आपके पास एक ऑक्सीजन एटम है और 2 हाइड्रोजन एटम है, राइट, 2 हाइड्रोजन एटम है। इस मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है 1e, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है H2O में, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 1 मॉलिक्यूल में कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल कितने होंगे, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 10 होंगे, ये भी 10 है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1, 1, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल ये आपका इतने आगे 10 आगे। तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल भी पता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी पता है इतने हैं, और इलेक्ट्रॉन भी पता है इतने हैं एक मॉलिक्यूल में। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए,
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 180 ग्राम ऑफ H2O। तो आप लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ मोल जो कि है 10 इंटू Na, 10 इंटू Na इंटू 10, ऐसा करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतने हैं और एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दिस मच इलेक्ट्रॉन्स, दिस मच इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए उसके अंदर। तो कितना नेगेटिव चार्ज हो गया, Q टोटल कितना हो गया, Q टोटल, और कौन सा, वो भी नेगेटिव वाला। तो कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई, N इंटू ई, तो कितना आएगा 100 Na इंटू ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट्स इट, ये आएगा वैल्यू। इसको सोल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता कितना है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता कितना है, तो ई जो होता है वो आपका 1.6 इंटू 10 पावर -19 होता है, और जो आपका Na होता है, Na वो कितना होता है, वो होता है 6 इंटू 10 पावर, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो 6 इंटू 10 पावर 23, इतना होता है ये और इतना होता है ये। तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए और सोल्व कर दीजिए, ठीक है। अब वो आप लोग कर सकते हैं बहुत आराम से, कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, आप इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, इसको छोड़ना चाहो तो, अगर वैल्यू पुट करके सोल्व करना चाहते हो वो भी कर लीजिए, ठीक है, दैट इज अप टू यू, गॉट इट। एक और क्वेश्चन आता है, ये एज अ होमवर्क लीजिए आप लोग, इसको पढ़ना, ठीक है, आगे भी पढ़ रहे हैं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, बट एक होमवर्क क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना। और पूछा गया है कि कैन टू सिमिलरली चार्ज्ड बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या दो सिमिलर चार्ज्ड बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं, बॉडीज है, पार्टिकल नहीं है, बॉडीज है, यही वर्ड क्रिटिकल है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट यही वर्ड है, कैन टू सिमिलरली चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। आंसर मैं बता देता हूं, आंसर है यस, ठीक है। होमवर्क क्या है आपका, फाइंड रीजन, इसका रीजन फाइंड करिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपको भी तो किताब खोलने का कुछ मौका मिलना चाहिए, ठीक है, या गूगल करने का, या किसी चीज़ को जो है चैट GPT भी आजकल आ गए हैं, तो कुछ जाके थोड़ा सा होमवर्क या दिमाग पे स्ट्रेस दीजिए। और क्या पूछा गया है कि कैन टू सिमिलरली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर, हाँ भाई कर सकती हैं, ठीक है, यस आंसर है, और आंसर भी करेक्ट है, आपको बस रीजनिंग ढूंढनी है कि किस केस में ऐसा हो सकता है। चलिए, आपके लिए एक माइंड ब्लोइंग प्रॉब्लम है। फिर हमारे पास एक पॉइंट आता है जिसको कूलम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कशन का आता है कूलम्स लॉ। कूलम्स ने क्या किया कि जो हम अभी तक जान रहे थे कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो कूलम्स के दिमाग में आया कि क्या हम इस फोर्स का वैल्यू बता सकते हैं, क्या हम इस फोर्स का, अट्रैक्टिव फोर्स का या रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू बता सकते हैं। तो ही गेव दिस वैल्यू, तो उसने बोला कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 एंड Q2, दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 एंड Q2, और जो कुछ सेपरेशन पर रखे हुए हैं, जिस सेपरेशन पे R है, ठीक है, और यहाँ पर वैक्यूम है, वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है। तो उसने कहा कि हाँ, मैं इस पे जो लगने वाले फोर्स हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं, यहाँ मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया तो साइन इधर उधर दिखाए हैं, अपोजिट है, ये एक्शन है तो ये रिएक्शन है, मतलब इस पे जितना फोर्स इसने लगाया उतना ही फोर्स उसने वापस उस पर भी लगाया, ठीक है। तो ये जो फोर्स की वैल्यू होगी, क्या हम इसकी वैल्यू को बता सकते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो कूलम्स का पर्पस यही था कि टू क्वांटिफाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। तो बेसिक पर्पस था कि भाई हमको वो फोर्स का वैल्यू बताना है जिससे वो अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा है, उसको नंबर के टर्म में, अट्रैक्ट ज़्यादा फोर्स या कम फोर्स नहीं बताना है, हमको बताना है कितना एग्जैक्ट फोर्स लग रहा है, उसका वैल्यू बता दीजिए। तो वो कूलम्स ने बताया, ठीक है। हमको तो बस ये पता है,
अब देखो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा हमेशा, जो ये लाइन है ना जो इनको ज्वाइन कर रही है, ये जो लाइन है इसी पे लाई करेगा। तो डायरेक्शन तो हम बहुत आसानी से ढूंढ रहे थे, वो तो हमें पहले भी पता थी। रिपेल करेंगे कि इधर आएगा डायरेक्शन, इस पे उधर और इस पे इधर, और अगर अट्रैक्ट करेंगे तो इस पे आएगा, इधर उधर एंगल पे नहीं लगेगा कहीं जा करके कि ये इधर है और फोर्स इधर लग रही है, ऐसा नहीं होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे उसने कमेंट किया कि हम क्या कर रहे हैं, कूलम ने बोला कि अगर मेरे चार्जेस कैसे होंगे, पॉइंट चार्जेस, पहली कंडीशन ये बोली, और उनको रेस्ट पे अगर वो होंगे, रेस्ट पे भी होंगे, पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट अगर वो होंगे, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। साइन नहीं पुट करना है, प्लीज मेक श्योर। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, वो साइन को सोच रहे होते हैं, साइन कभी नहीं आता फोर्स के फॉर्मूला में, कभी भी साइन नहीं पुट करना, बिकॉज स्टेटमेंट के अंदर ही लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट placed in vacuum is directly proportional to product of their magnitude, product of the magnitude of the charges. Second, force is inversely proportional to the separation square. Force is inversely proportional to the square of separation between the charges when they are placed in vacuum. That means free space or air you can consider. Maximum you can consider air, but better to use the word vacuum or free space. Got the point? So this force is directly proportional to product of magnitude of charge inversely proportional to, तो अगर और कोई फैक्टर नहीं है that must be constant, that must be constant, तो proportionality हटाएंगे, so this was the proportionality constant, this was the proportionality constant 1 by 4 pi epsilon naught। और एक नया टर्म मिला आपको एप्सिलॉन नोट की, ये क्या होता है, 4 पाई तो पता है, एप्सिलॉन नोट एक नया टर्म है, उसको डिस्कस करेंगे। अब हुआ क्या कि उसने बोला ये फोर्स लगेगी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो पूरी वैल्यू है ये बेसिकली कांस्टेंट होता है 9 इंटू 10 पावर 9, और इसको हम कुछ इनफॉर्मल वे में K लिख देते हैं, K लिख देते हैं इसको, कोई फॉर्मल नहीं है, हमेशा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिखा मिलेगा बुक में। ठीक है, हम अपने नोट्स में बस इसको K बोल देंगे। K क्या है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9 होता है ये वैल्यू। तो दिस सपोज दिस वैल्यू इज K, इनफॉर्मल इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दो इसको। ठीक है, इनफॉर्मली वी आर यूजिंग इट हियर। ओके, अब होता क्या है, ताकि हमारा फॉर्मूला वैसा रिड्यूस हो जाए, Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर उस टाइप का हो जाए, तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये फोर्स को, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें 3 कंडीशन चाहिए कि पहले तो ये फॉर्मूला सिर्फ वैलिड है पॉइंट चार्जेस के लिए, और वो भी चार्जेस रेस्ट पे होने चाहिए, और तीसरा चीज है वैक्यूम और एयर में उनको रखा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इसको डिस्कस करते हैं टर्म को। ये वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए ही टर्म डिफाइन है, एंड वी कॉल दिस टर्म एज permittivity of free space. Epsilon naught is called permittivity of free space. Epsilon is the symbol. This is the electrostatic force between two charges, and it can be repulsive and it can be attractive. वो हमें पता ही होता है। ठीक है, और डायरेक्शन हमने दो वही बताया अभी, अवे और टूवर्ड्स, यही होगी, अवे और टूवर्ड्स, ये दो डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है आपकी। टूवर्ड्स, अवे कब होगा, अवे कब होगा, जब ये रिपल्सिव होगा, और टूवर्ड्स कब होगा, जब ये अट्रैक्टिव होगा। इन केसेस में आप ये डायरेक्शन भी वेरीफाई कर सकते हो इनके लिए। ठीक है, तो बाकी उसको आई कैप, जे कैप, के कैप, वो हम एक्सिस जब डिफाइन करते हैं तो उसके साथ लगा सकते हैं रेंडमली। ठीक है, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन हम अपने आप से डायग्राम में दिखा सकते हैं, अवे और टुवर्ड्स द चार्जेस। ठीक है, और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड ही आ रहा है, तो इसमें कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा, साइन चार्जेस के कभी नहीं पुट करना है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं, पॉजिटिव फोर्स आ रहा है तो अट्रैक्टिव है, सॉरी पॉजिटिव आ रहा है तो रिपल्सिव है, नेगेटिव आ रहा है तो अट्रैक्टिव, वो सब नहीं करना है यहाँ पे प्लीज, वो है ही नहीं, रूल ही नहीं है कोई। वो स्टेटमेंट देखिए, अब क्या स्टेटमेंट दी थी, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, वही स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस क्या होने चाहिए, एट रेस्ट, प्लेस्ड एट सम सेपरेशन इन वैक्यूम, उसको वैक्यूम में होना जरूरी है, ये स्टेटमेंट के पार्ट है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट करना है, किसका करना है, ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस।
यहाँ पर जो आएगा वैल्यू वो मैग्नीट्यूड आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, दैट मीन्स दिस वैल्यू 1/4 pi epsilon naught Q1 magnitude Q2 magnitude upon R square and this formula is valid for vacuum। एंड यहाँ पर जो ये वर्ड होता है इसको बोलते हो आप लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको डिस्कस करते हैं परमिटिविटी होता क्या है थोड़ी देर में। बट हाँ, इस पूरे टर्म को जो ये आ रहा है इसको इनफॉर्मली वी आर रिप्लेसिंग विथ के से रिप्लेस कर दो इस पूरे टर्म को, ताकि आपका फॉर्मूला सिंपल हो जाए। क्या हो जाएगा, स्मॉल के से रिप्लेस कर रहा हूँ, इट वुड बी स्मॉल के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कूलम्स फोर्स का ये फॉर्मूला बन गया K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां पे K क्या होगा, K का वैल्यू क्या होगा वो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, इस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁹ होता है। एग्जैक्टली देखो तो 8.999 ऐसा आता है, बट उसको 9 लिख सकते हैं। तो 9 × 10⁹ इस कांस्टेंट का वैल्यू है, और यहाँ पे 4 पाई का वैल्यू भी पुट कर दो और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालोगे तो वो इतना आएगा। ठीक है, और ये यूनिट अकॉर्डिंगली लिखे हुए हैं। के का यूनिट कहाँ से आया, यहीं से आया। देखो पीछे जाएंगे, के का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो के का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये 1/ε0 है, तो ε0 क्या इसका उल्टा हो जाएगा, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपको क्या याद रखनी है, यस ये भी वैल्यू याद होनी चाहिए, और कभी कभी ये भी यूज होती है, तो ये भी जो है आपको रट्टा मारो जिंदाबाद याद होनी चाहिए एकदम प्रॉपर तरीके से। कोई और चारा नहीं है, आप इससे नहीं बच सकते, ये यूजेज में आएंगे, रेगुलर आएंगे। ठीक है, और आपको कोई इसकी वैल्यू भी नहीं देगा कि सोच लो कि पेपर में मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं परमिटिविटी के डिस्कशन पे। ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन। तो परमिटिविटी होती क्या है, परमिटिविटी मीडियम का प्रॉपर्टी है, मीडियम या मटेरियल उसका प्रॉपर्टी है। वो क्या काम करता है, परमिटिविटी जितना ज़्यादा होगा उसका एक रेजिस्टिव एबिलिटी है। ठीक है, क्या करेगा ये, प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और अ मीडियम विच मेजर्स द मटेरियल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट, टू रेजिस्ट क्या करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए, किसको, द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन इट। ठीक है, अगर वो जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा अपोज करेगा कि उसके अंदर कोई फील्ड जनरेट ना हो, मटेरियल के अंदर फील्ड ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर, ये थोड़े दिन में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब थोड़े टाइम में पढ़ेंगे, दिन में भी क्या बोल रहा हूँ, थोड़े अगले आने वाले लेक्चर्स में हम उसको पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या डिटेल में। तो ये आपको कंप्लीट डेफिनेशन तो तब समझ आएगी, पहले वाली डेफिनेशन। ठीक है, बट अभी ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो मटेरियल क्या करता है कि मटेरियल रजिस्ट करता है उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परमिट होने के लिए। ठीक है, रजिस्ट मटेरियल्स एबिलिटी टू रजिस्ट, तो मतलब जितना ज़्यादा ये परमिटिविटी होगा उतना ज़्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मेशन कम होगा मटेरियल के अंदर। और उल्टा भी कर सकते हो इसको, यानी कि हर मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, पोलर हो चाहे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं, ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ कंडक्टर के अंदर होते हैं। नॉन कंडक्टर में फ्री नहीं रहते, बट फोर्स लगा के उनको थोड़ा सा पोलराइज तो कर ही सकते हो। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा दूर दूर हो। ठीक है, तो परमिटिविटी की एक और डेफिनेशन है, अगर ये नहीं समझ आती तो इससे बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। परमिटिविटी इज अ मेजर ऑफ हाउ इजली कितना आसानी से आप इलेक्ट्रिक चार्जेस को सेपरेट कर सकते हो, सेपरेटेड विद इन द मटेरियल। जैसे कि नेगेटिव चार्ज सेंटर और पॉजिटिव चार्ज सेंटर को कितना आसानी से आप अलग अलग कर सकते हो। जैसे कि हमने पीछे देखा था, जब हमने स्फीयर का और ग्लास रोड को पास में लेके आए थे तो नेगेटिव चार्ज इधर आ गया था और पॉजिटिव चार्ज उधर चला गया था। तो एक सेपरेशन कंडक्टिंग मटेरियल में क्या होता है, बहुत ईजिली हो गया था। तो यानी कि कंडक्टर का परमिटिविटी बहुत हाई होता होगा। तो जितना ईजी इलेक्ट्रिक चार्जेस को सेपरेट करना होगा, जितना ईजिली वो सेपरेट हो जाएंगे मटेरियल के अंदर, बहुत कम एफर्ट के साथ अगर सेपरेट हो रहे हैं, मतलब परमिटिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मटेरियल इन रिस्पॉन्स टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड।
अगर कोई बाहर से कोई फील्ड लगाएं, यानी कि बाहर के कोई चार्ज लेके आएं और मटेरियल के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो जाएं, जैसे वो ग्लास रोड को एक स्फीयर के पास लेके आए थे, न्यूट्रल स्फीयर के पास लेके आए थे, अनचार्ज स्फीयर के पास लेके आए थे, तो उसने क्या किया था, मैं कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, याद भी आ रहा है, मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये ग्लास रोड को लेके आए थे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये मटेरियल में कितना आसानी से अगर आ रहा है, बहुत आसानी से अगर नेगेटिव और पॉजिटिव सेपरेट हो जा रहे हैं किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से, तो इस मटेरियल का परमिटिविटी बहुत ज़्यादा है। और अगर ऐसा टफ हो रहा है, इसको सेपरेट करना टफ है, तो मटेरियल परमिटिविटी कम है। ऐसा भी समझ सकते हो आप लोग परमिटिविटी के बारे में, समझ आया? तो इसको थोड़ा ध्यान रखोगे आप लोग, तो परमिटिविटी की आई थिंक ये डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी। तो कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चार्जेस को सेपरेट करना बहुत आसान होता है, तो यानी कि कंडक्टर का परमिटिविटी बहुत हाई है। एयर क्या है, एयर के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो तो बहुत बुरा कंडक्टर है, बहुत बढ़िया इंसुलेटर बोलोगे एयर को तो आप, तो उसके अंदर क्या करोगे आप, उनको सेपरेट करना इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज को बहुत मुश्किल होता है एयर के अंदर, तो बेसिकली उसका परमिटिविटी सबसे कम होता है, जो कि 1 ट्रीट होता है। रिलेटिव परमिटिविटी तो 1 ही होता है। अब हम परमिटिविटी के लिए 2-3 टर्म देखते हैं कि परमिटिविटी किस किस तरीके से डिफाइन होती है। परमिटिविटी के 3 टर्म आते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर फ्री स्पेस है यानी कि वैक्यूम है, या फिर एयर ले लीजिए, एयर और फ्री स्पेस, तो उसको एप्सिलॉन नोट से लिखते हैं। एप्सिलॉन के नीचे नोट लिखा है तो मतलब फ्री स्पेस और इसकी परमिटिविटी की बात कर रहे हैं, और ये वैल्यू भी हमें पता होती है, एप्सिलॉन नोट कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ऐसा होता है, बाकी यूनिट भी लिख लीजिएगा। परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, उसको एप्सिलॉन एम से लिखेंगे, या फिर नॉर्मल बुक में सिर्फ एप्सिलॉन भी लिखा रहता है, ये एम भी नहीं लिखा रहता, एम मैंने बस मीडियम के लिए एक सबस्क्रिप्ट डाल दिया यहाँ पर। तो एप्सिलॉन एम इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये क्या होगा, इससे तो ज़्यादा होगा, एयर से ये वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होगी, ठीक है, क्योंकि एयर का इलेक्ट्रॉन को या चार्जेस को सेपरेट होने का टेंडेंसी बहुत कम है, बाकी मीडियम का थोड़ा इससे ज़्यादा ही है, और कंडक्टर का तो बहुत ज़्यादा है, तो यानी कि ये ज़्यादा ही होगा वैल्यू। तो फिर रिलेटिव परमेबिलिटी एक टर्म डिफाइन किया गया, ये क्या हुआ, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस वी कॉल एज, तो ये रिलेटिव परमेबिलिटी है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट, गॉट द पॉइंट, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये आया रिलेटिव परमेबिलिटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी को थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि इसको एक और नाम दिया जाता है कई बार फिजिक्स में, इसको सम टाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर को भी बोल देते हैं, ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक वर्ड आता है, बट एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक वैल्यू है, कैपिटल के से डिनोट करते हैं, तो रिलेटिव परमेबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटरचेंजेबली यूज्ड वर्ड है, और दोनों सेम ही फिजिकल क्वांटिटी है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, तो दोनों सेम चीज है, उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो या रिलेटिव परमिबिलिटी बोलो, बात सेम है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब एक बात जो आपको नोट का दूसरा पॉइंट याद रखना होता है कि जो ये के है यानी कि ग्रेटर देन 1 है, यानी कि एप्सिलॉन ऑफ मीडियम जो है, इसका मतलब क्या होगा, मीडियम का परमिटिविटी हमेशा एप्सिलॉन नोट से ज़्यादा होगा या बराबर होगा, बस ऐसा जान कर लीजिए। मीडियम का परमिटिविटी, ये वैल्यू जो है किसी भी मीडियम के लिए एयर का परमिटिविटी से तो ज़्यादा ही होगा, कोई भी मीडियम का जो पोलराइजेशन और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट करने का टेंडेंसी एयर के कंपैरिजन में हमेशा ज़्यादा होगा, तो दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी, और ये हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। 1 किसके लिए होता है, एग्जैक्टली एयर और वैक्यूम के लिए, क्योंकि यहाँ एप्सिलॉन नोट डाल दीजिए, एप्सिलॉन नोट 1 हो गया न्यूमरेटर, मीडियम अगर एयर ही है तो एप्सिलॉन नोट ही आएगा न्यूमरेटर में, और कंडक्टर के लिए ये कितना होता है, इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी मतलब वेरी हाई, दिस इज इन्फिनिटी, ये जो सिंबल है इन्फिनिटी है, कभी कुछ और अल्फा ना सोच लो, ये इन्फिनिटी लिखा हुआ है यहाँ पर,
तो कंडक्टर के लिए ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और बाकी मटेरियल के लिए, जैसे वुड के लिए लिखना है, पानी के लिए लिखना है, कोई और मटेरियल हो तो किसके 1 और इन्फिनिटी के बीच में होगी। तो ना तो 1 से कम होगी, ना ये कभी नेगेटिव होगी, हमेशा 1 से इन्फिनिटी के बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। गॉट द पॉइंट। तो ये फैक्ट को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूज होगा आगे चल के, तो इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं अभी से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है कंडक्टर के लिए, ये नोट में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लीजिए, चलो कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया भी हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ कूलम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन प्रेजेंट एट अ सर्टेन डिस्टेंस। देखिए उन्होंने क्या रखा कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इसमें आपने बोला कि भाई इनके बीच में कुछ सेपरेशन पे रख दिया इनको, ठीक है। वैसे तो ये भी ई पॉजिटिव भी लिख सकता हूँ, ई है बट पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉनिक, ये प्रोटॉन बोल दो, ये मास है इलेक्ट्रॉन का और यहाँ पे इसका मास है, मास ऑफ प्रोटॉन। तो ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्शन होगा और एक कूलम्स अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी ये बता सकते हो? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा? आप बोलेंगे जी कौन सा रखना है, कूलम फोर्स न्यूमरेटर में रखना है मुझे लग रहा है, तो पहले कूलम्स वाले लिख लेते हैं। तो यू विल राइट कूलम फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा मेरे पास, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मेरे पास होगा K Q1 मैग्नीट्यूड इंटू Q2 मैग्नीट्यूड अपॉन आर स्क्वायर, सेपरेशन है आर स्क्वायर इसके बीच में, ठीक है। और ये वैल्यू कितना होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, वो सर वैल्यू हो जाएगा G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो वैल्यू भी पुट कर दीजिए, वैल्यू कितनी आएगी सर, इसकी वैल्यू आएगी K इंटू ई, मैग्नीट्यूड इसका भी ई है, प्रोटॉन पे चार्ज और आर स्क्वायर, और यहाँ वैल्यू कितनी आएगी G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। दोनों का रेशो ले दीजिए, दोनों का अगर रेशो लेंगे, ठीक है, जो डिज़ायर्ड रेशो है मेरा वो कितना आएगा, Fe/Fg। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगा बट आपके पास आर स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, इस रेशियो में आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट Ke² अपॉन व्हाट, G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये रेशियो आ जाएगी। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, कैसे पुट करेंगे, देखो ये वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 पावर 9, 9 इंटू 10 पावर 9, फिर ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 एंड इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर लीजिए। फिर वैल्यू कितनी होगी है जी होता है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, ये वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो वैल्यू मास होता है ये होता है 9 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg, ये होता है। और ये जो मास होता है प्रोटॉन का, जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg में देखोगे तो 1 AMU होता है बेसिकली ये। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 इंटू 10 पावर माइनस 31, और ये जो वैल्यू है 31, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन तो थोड़ी हैवी है बट देखो कुछ कुछ चीज़ें तो कैंसिल हो जाएंगी। देखो ऐसे लिया गया है, मान लीजिए ये तो कैंसिल ही हो गया, ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। अब 1.6 है, 1.6 अप्रॉक्सीमेटली एक तो कैंसिल ही हो जाएगा, और तो आपके पास रफली अगर मैं देखूं तो कितना बचना चाहिए, एक न्यूमरेटर में 1.6 बचेगा, एक डिनोमिनेटर में ये 6.6 बचेगा, 6.67 ये बचेगा, इसका वैल्यू बचेगा, और अब तो पावर ही है 9, यहाँ से वैल्यू ले लीजिए, ये सारा ऊपर जाएगा, कितना होगा ये 31 और 11 कितना हो गया 42, 42 और 27 जोड़ लीजिए, 42 में 27 जोड़ेंगे तो आई थिंक 69 जाएगा, तो ये प्लस 69 आएगा, ऊपर जाके उसमें से 38 माइनस कीजिए, 69 में से अगर 38 माइनस करेंगे तो 31 और प्लस 9, तो अप्रॉक्सीमेटली 40 के आसपास आएगा, तो 10 पावर 40 के आसपास आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली।
चेक कर लीजिएगा इसको, इतना कुछ ऐसा कुछ आना चाहिए ये वैल्यू, ठीक है। हाँ, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने ये माइंड में किया, बट आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इतना कुछ आना चाहिए, 40 है ये, ठीक है। हाँ, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आई थिंक आ जाएगा, वहाँ पे 39 लिख दीजिए और यहाँ 16 लिख दीजिए तो आपका सॉल्यूशन भी आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो बेसिक, और ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है क्वेश्चन। तो आपको जो है बेसिकली, और ये मुझे लग रहा है आई थिंक जेई मेंस एग्जाम में किसी साल पूछा गया था, बट ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन थोड़ा हैवी था, ऑर्डर पूछा था, ठीक है। हाँ, तो ये मतलब बेसिक क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम में, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए वैलिड है, चाहे वो आपका एग्जाम हो चाहे कोई और एग्जाम हो, ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर आप इस तरीके के क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग करते हैं जो कि किस पर होने वाला है हमारा, मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। अगर वैक्यूम नहीं होगा तो फोर्स कितना होगा, क्या फोर्स चेंज हो जाएगा? जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, बट क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्लास। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।